तो ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो बेटे इस चैप्टर में सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं उन्होंने प्रकृति की अद्भुत सुमेल को बताया है। तो उन्होंने सूरज की रोशनी से लेकर पेड़ पौधे, धुआं, तालाब, जल, इन सब का एक दूसरे के साथ वर्णन बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जब पानी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो दर्पण के समान चमकती हैं। ठीक है, तो ये हमने बेटे कवि परिचय पढ़ा और पाठ में क्या है उससे संबंधित मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अभी दूसरे वीडियो में बेटे हम ये कविता पाठ करेंगे। ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस, पावस मीन्स वर्षा, कि पर्वत के क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसका वर्णन कवि ने कैसे किया है। तो बेटे ये मुश्किल शब्द मैंने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, आपको मैं रिटन फॉर्म में भी भेजूँगी, तो कोई आपका वर्ड छूट जाए तो आप उसको देख लेना। तो इसमें बेटे पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र वृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो ठीक है बच्चे, तो अभी हम ये कविता का असली तरह से पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि इसमें कह रहा है कि वर्षा ऋतु में पहाड़ों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक पर्वतीय यानी कि पहाड़ी क्षेत्र था, वर्षा का समय था, पल पल, तब पल पल, पल पल का मतलब होता है बेटे क्षण क्षण, तो क्षण क्षण पहाड़ का रूप बदल रहा था। कवि कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र था, वर्षा ऋतु थी और पल पल वहाँ का रूप बदल रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार, जब उसका रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा था तो जो पर्वत की ढाल थी, ठीक है, जो पर्वत की ढाल थी वो किस प्रकार सुशोभित दे रही थी, वो बेटे मेखलाकार की तरह सुशोभित दे रही थी। मेखलाकार कहते हैं बेटे कर्दनी को। अब आप कहोगे कर्दनी क्या होता है, तो कर्दनी बेटे एक प्रकार का आभूषण है जो पुराने समय में औरतें अपनी कमर पर लटकाती थी। वो चारों तरफ बैंड की तरह घूमता था। आप देखते हो ना, रबर बैंड डालते हैं हम जैसे, तो रबर बैंड जैसे गोल होता है, ठीक है, इसी प्रकार एक आभूषण होता था जो इसी प्रकार गोल होता था और कमर के ऊपर चारों तरफ वो बंधता था। ठीक है, तो कहते जो पर्वत की ढाल थी ना वो उस प्रकार सुशोभित दे रही थी जिस प्रकार वो औरत उसको जब पहनती है तो उसकी कमर सुशोभित करती है। ठीक है, उसके बाद अपने सहस्त्र वर्ग सुमन फाड़, सहस्त्र का मतलब होता है बेटे हजारों। ठीक है, तो वहाँ पर, ठीक है, हजारों, तो यहाँ पर दृग का अर्थ है आँख। ठीक है, तो वो बता रहे हैं इसमें कवि कि पहाड़ में जगह जगह पर इतने सारे फूल खिले थे, ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ अपनी हजारों पुष्प रूपी आँखें फाड़ कर बार बार उसको निहार रहा है। पहाड़ों पर फूल खिले थे, ऐसे लग रहे थे वो फूल मानो पहाड़ अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर उसको निहार रहा है। ठीक है, नीचे जल में निज महाकाश, जिसके चरणों में पला ता दर्पण सा फैला है विशाल। पहाड़ के नीचे बागों में जल इस प्रकार फैला हुआ था जिसका आकार विशाल लग रहा था, कि उसके नीचे जो पानी फैला हुआ था वो विशाल आकार की भांति। महाकार का यहाँ उन्होंने मतलब दिया है जिस प्रकार भगवान शिव महान है,
बड़े हैं, उस प्रकार उन्होंने बताया जिस प्रकार उनका आकार विशाल है, इस प्रकार वहाँ जो जल था वो उसकी भांति विशाल भांति आकार की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है, जिसके चरणों में पला दर्पण सा फैला विशाल। पहाड़ में जगह जगह पर तला तला मीन्स तालाब, उसके चरणों में तालाब दिखाई दे रहे थे, और जब उनमें सूरज की विशाल किरणें पड़ रही थी तो वो दर्पण के जैसे फैले हुए प्रकाश में खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। अर्थात सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ रही थी तो तालाब का जो पानी था वो दर्पण की भांति चमक रहा था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। एक बार मैं दोबारा से आपको सारा बता देती हूँ। कवि वर्षा ऋतु में पहाड़ का वर्णन करते हुए कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु का समय था, तब पहाड़ क्षण क्षण में अपना रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। पर्वतीय ढाल कर्दनी की तरह सुशोभित हो रही थी। पहाड़ में इतने तरह के फूल खिले थे, ऐसा लग रहा था कि मानो पहाड़ अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर बार बार उसको निहार रहा है, देख रहा है। पहाड़ के निचले भागों में जल फैला हुआ था और जिसका आकार विशाल लग रहा था। पहाड़ में जगह जगह पर तालाब दिखाई दे रहे थे, उनमें जब सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वह दर्पण के समान चमक रहे थे। ठीक है बेटे, तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था। सेकंड स्टैंजा बेटे हम करते हैं। गिरी का गौरव गाकर जर्जर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, चरते हैं जाग बरे निर्जर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है जाक रहे नीरव निबबर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो बेटे इसमें सारे जो मुश्किल शब्द हैं वो दिए हुए हैं, आप इसे अच्छी तरह से देख लेना। तो बेटे इसमें कवि वर्षा ऋतु में पहाड़ का वर्णन करते हुए कह रहा है कि पहाड़ों पर गिरी का गौरव, गिरी होता है पहाड़, गौरव मैंने शोभा दे रहे हैं, गाकर गाते हुए, झरझर झरने। ठीक है, तो कवि पहाड़ों का वर्णन करते हुए कहते हैं पहाड़ों पर जगह जगह पर झरने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और इतना मन में उत्तेजना कर रहे हैं कि वो ऐसे फील हो रहा है कि वो सारे उसका यश गान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, जरते हैं झाग भरे निर्जर। तो वो कह रहे हैं कि झरने जो हैं वो इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं जैसे मोतियों की तरह वो सुंदर दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार मोती की लड़ियां हैं, इसी प्रकार झरने जो हैं वो उस प्रकार मोतियों की तरह लटक रहे हैं और सुशोभित दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से, आकांक्षाएं होती हैं बेटे इच्छाएं। पहाड़ पर जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के पेड़ शांत भाव में खड़े हैं, ऐसा लग रहा हो कि वो उनमें मन में तरवर होता है बेटे पेड़, तो वृक्ष, तो और ऐसे वृक्ष शांत भाव से खड़े हैं जैसे कि उनके मन में बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं जैसे उनके अंदर भरी पड़ी हों। है झांक रहे नीरव नभ पर। ठीक है, और वो शांत भाव से, नभ मैंने आकाश, नीरव मैंने शांत, और वह शांत भाव से वृक्ष आकाश की ओर झांक रहे हैं। अनिमेष एकटक, एक ही नज़र में उनको देख रहे हैं। ठीक है, आकाश की ओर झांकते हुए, और थोड़े से क्या दिखाई दे रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वे विचार मन होकर कुछ सोच रहे हैं। तो कवि बेटे इसमें क्या कहना चाह रहा है, वो पहाड़ों पर झरनों के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर ऐसे झरने दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे लगता है कि पेड़ों के, पहाड़ों का वो गुणगान कर रहे हैं, पहाड़ों की इज्जत कर रहे हैं, पहाड़ों का यश गा रहे हैं। झरने इस प्रकार बेटे सुशोभित हैं जैसे मानो मोतियों की लड़ियाँ लटकी हों। जिस प्रकार बेटे मोतियों की लड़ियाँ लगने से वो जगह सुशोभित हो जाती है, उसी प्रकार पहाड़ों पर भी इसी प्रकार झरने सुशोभित दे रहे थे। पहाड़ों पर विभिन्न जगह पर शांत भाव से पेड़ खड़े थे, और वह पेड़
ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो आकाश में देखकर कुछ कह रहे हो और उनके अंदर उमंगें हों कि वो कुछ कहना चाह रहे हों, उनकी इच्छाएं हों, लेकिन वो कुछ चिंतित से प्रतीत हो रहे थे। अर्थात ऐसा लग रहा था कि वो अपने किसी विचार में खोए हुए हैं। तो बेटे आज मैंने आपको 2 स्टैंजा करवाए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जब इसका पीरियड आएगा तो मैं इसकी बाकी भी स्टैंजस करवा के आपको इसकी रिटर्न भेजूंगी वर्क, तब आपने उसको फेयर कॉपी पर करना है। आज के लिए आपका वर्क इतना है कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह वॉच करनी है। धन्यवाद।